हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8 बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, स्पेशल स्किल एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस। नेक्स्ट, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। Fourth one is structure of houses and fifth one is village settlement, kinship and family. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। किस तरीके से एनिमल्स को एज घर में एज अ डोमेस्टिक एनिमल रखना स्टार्ट हुआ और किस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्टली कमिंग टू डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। Domesticated animals like the dog, goat, sheep, cattle, buffalo are useful to men in many ways. ऐसे एनिमल्स जिन्हें घर में रखा जाता है एज डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे डॉग, गोट, शिप, कैटल, बफेलो, ये सब बहुत यूज़फुल होते हैं। इनसे डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है और ऐसे करके अलग अलग वेज में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ अ स्पीशीज़ ऑफ एनी एनिमल। किसी भी एनिमल को के डोमेस्टिकेशन में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। जो भी एनिमल आपको एज अ डोमेस्टिक एनिमल अपने घर में रखना है, सबसे पहले आप उसे जाके कैप्चर करोगे, पकड़ के लेकर आओगे। सेकेंड इज टैमिंग द कैप्चर्ड एनिमल, दैट इज़ ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस। अब आप जो भी एनिमल लेकर आओगे वो सालों से हो सकता है या बहुत छोटा है तो कुछ महीनों से वो जंगल में रह रहा है या फिर यहाँ वहाँ स्ट्रीट में स्ट्रॉल कर रहा है, तो उन्हें नहीं आता कि ह्यूमंस के बीच किस तरीके से रहना है। तो नेक्स्ट आपका काम रहेगा कि उन्हें ट्रेनिंग देना कि उन्हें ह्यूमंस के साथ किस तरीके से रहना है, काटना नहीं है और अटैक नहीं करना है और क्या मैनर्स उन्हें आने चाहिए, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ती है उन्हें। थर्ड इज़ ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक मिल्क एसेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमंस एज बीस्ट ऑफ बर्डन। और तीसरा काम होता है कि आप जिस भी काम के लिए उस एनिमल को लेकर आए हो वो काम करवाना। मतलब आप मिल्क के लिए लाए हो तो आप उसमें से मिल्क निकालो, उसे सेल करो। आप दूसरे काम के लिए लाए हो, आप खेतों के लिए लेकर आए हो तो आप वहाँ ट्रेनिंग दो कि उन्हें अपना काम किस तरीके से करना है। When the third step is achieved, the animal is supposed to be completely domesticated. Domesticating animals and keeping them for our own use is called animal husbandry. तो जब तीसरा स्टेप ख़त्म हो जाता है, जब वो एनिमल से आपको जो भी ज़रूरत है वो पूरी होने लग जाती है, तो डोमेस्टिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और किसी भी एनिमल को एज ए डोमेस्टिक एनिमल रखना, उसको अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करना, इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। In the sixth lesson, we have seen that the dog was domesticated in the Middle Stone Age. The dog is the first animal to have been domesticated. हमने सिक्स चैप्टर में ये पढ़ा था कि डॉग का डोमेस्टिकेशन किया जाता था मिडिल स्टोन एज में। और डॉग ऐसा सबसे पहला एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। डॉग्स वर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग, द गोट एंड शिप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। अब डॉग्स का क्या काम था उस समय? तो हमारी तरह डॉग्स के साथ कोई फ़ोटो खिंचाकर इंस्टाग्राम में नहीं डालनी होती थी, या डॉग को बाहर घुमाने नहीं ले जाना होता था, या डॉग को इसलिए नहीं रखा जाता था कि वो बहुत लॉयल है। नहीं, पहले डॉग रखने का ये रीज़न होता था कि वो हंटिंग में हेल्प करता था। मतलब ह्यूमंस बहुत अनसेफ फील करते थे जब भी वो हंटिंग के लिए जाते थे। उन्हें लगता था उन्हें कभी भी कोई भी बड़ा एनिमल अटैक कर लेगा, तो वो डॉग रखने लग गए। डॉग उन्हें हंटिंग में मदद करता था और डॉग के बाद गोट एंड शिप रखने लग गए। Now coming to agriculture. Archaeological evidence is available to show that agriculture first began around 11,000 years ago in Israel and Iraq. अब जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंस मिले हैं उससे ये पता चला है
कि एग्रीकल्चर 11,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था इन इज़राइल एंड इराक. विमेन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टिवेशन. और औरतों को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन लोगों ने सबसे पहले कल्टिवेशन एग्रीकल्चर चालू किया. They might have used pointed sticks to sow seeds. Women in some tribes still sow seeds by this method. In order to help dig deeper into the soil, the stick was weighted using a perforated stone. अब क्या होता था, पॉइंटेड नोकीले स्टिक को, लकड़ी को यूज़ किया जाता था बीज उगाने के लिए. और आज के समय भी बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ में औरतें हैं जो इस तरीके से बीज उगाया करती हैं. और मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा खोदा जा सके इसलिए उस स्टिक में पत्थर बांधे जाते थे ताकि वो स्टिक थोड़ी भारी हो जाए और ज़्यादा अंदर तक वो स्टिक जा सके. In the previous lesson, we have learned people had to stay in one place because of the nature of agricultural work. हमने इसके पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि लोगों को एक जगह में रहना आ गया. मतलब पहले लोग गैदरर्स थे, हंटर्स थे और माइग्रेट करते रहते थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाते रहते थे. बट एग्रीकल्चर के कारण लोगों को एक जगह में रहना आ गया. क्योंकि वो एक जगह में रहने लगे, वहीं अपना फूड ग्रेन उगाने लगे और खाने लगे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिडरेबली आफ्टर द प्लग पुल्ड बाय एनिमल्स केम इनटू यूज़. अब जो एग्रीकल्चर होता था स्टार्टिंग में जब बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वो भी डिफ़िकल्ट हुआ होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता होगा, ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह का भी आइडिया नहीं था उस समय के फार्मर्स को. बट धीरे धीरे जब ये एनिमल्स को रखने लगे और प्लगिंग के लिए एनिमल्स को यूज़ करने लगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्लगिंग के लिए एनिमल्स को जब ये यूज़ करने लगे तो एग्रीकल्चर और ज़्यादा फ्लोरिश होने लगा और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने लगा. Agriculture became the main source of livelihood. Now people began to worship nature and various deities for good crops. Essential things like sharing of agricultural tasks and water resources and security of village settlement gained importance. और अब एग्रीकल्चर सबसे मेन सोर्स हो गया ऑफ लाइवलीहुड. मतलब लोगों की जो ज़िंदगी चल रही थी वो एग्रीकल्चर के कारण ही चल रही थी. और लोगों ने अब नेचर की पूजा करनी चालू कर दी और बहुत सारे भगवान बना लिए और ये मानना चालू कर दिया कि इनके कारण ही आज हमें अच्छे क्रॉप्स मिल रहे हैं. नाउ एसेंशियल थिंग्स जैसे शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टास्क, वाटर रिसोर्सेज, सिक्योरिटी ऑफ विलेज सेटलमेंट. इसका मतलब है कि लोगों के बीच नए नए टास्क आए, लोगों के साथ रहने के रीजंस उन्हें मिलने लगे कि सब मिल बांट के एग्रीकल्चर करते थे. पानी जिस जगह पे मिल रहा था वहाँ लोग रहते थे. और सिक्योरिटी के लिए जब लोग ग्रुप में रहते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. तो इन सब रीज़न से लोग गांव बसाने लगे. गांव जगह जगह पे बसने लगा जहाँ पे लोग साथ में रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे. पहले के होमो इरेक्टस वगैरह और निएंडरथैल्स, इन लोगों को इतना दिमाग नहीं था. पर होमो सैपियंस इन लोगों को इनका ब्रेन अच्छा खासा डेवलप हो चुका था और इन्हें हर चीज़ समझ में आती थी कि अब हमारे लिए नेसेसरी क्या है. इसीलिए ये लोग गांव बसाने लगे. पीपल इन द village settlement established some rules and customs to manage these things. Thus, a social system based on agriculture came into existence. और लोग जो इन गांव में रहते थे ये लोगों ने कुछ रूल्स बना लिए, कुछ वहाँ के कस्टम्स बना लिए जो हर चीज़ को मैनेज करते थे. इसीलिए एक सोशल सिस्टम स्टार्ट हो गया जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था. मतलब एग्रीकल्चर के कारण लोग सबसे पहले सेटल हुए, उसके बाद बहुत सारे रीजंस अपनी सिक्योरिटी के कारण एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग साथ में रहने लगे. और उसके बाद साथ रहते रहते वहाँ कुछ रूल्स बना लिए, कस्टम्स बना लिए और ऐसे एक पूरी सोसाइटी का क्रिएशन हो गया. Special skills and various occupations. In the time before agriculture, people obtained food such as meat, fruits, roots by hunting and gathering, but could not store it for a long time. अब ऐसा समय जो
जो एग्रीकल्चर के पहले का समय है, इस समय क्या था कि लोग हंटिंग तो कर लेते थे, मीट मिल जाता था, फ्रूट मिल जाता था, रूट्स मिल जाते थे। इसको ये लोग क्या करते थे, गैदर करके रख लेते थे, साथ में जमा करके रख लेते थे, पर ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती थी, बहुत ही जल्दी ये चीज़ें ख़राब हो जाती थी। Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. इसीलिए पूरे दिन यही काम चलता रहता था, आदमी हो औरत हो, कि हर कोई जाकर खाना ढूंढता रहता था और उस खाना को मिलते ही वो लोग खा लेते थे, क्योंकि वो लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि हम इसको अगर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा. In the agricultural system, it became possible to store food grains for long period. लेकिन जब एग्रीकल्चरल सिस्टम आया, जब फूड ग्रेन्स उगाने लगे, तो ये जो फूड ग्रेन्स थे ये बहुत समय तक चलते थे, तो ये एक फ़ायदा हुआ ह्यूमंस को. There was more food available than was needed by the community. Some women and men thus began to get spare time for experimentation and for using their natural creativity to develop special skills. अब नया नया प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे नए नए तरीके आए, तो प्रोडक्शन बहुत होने लगा और हर कोई इसी चीज़ में, एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था, तो प्रोडक्शन वॉज टू मच. सो इसी कारण से लोगों को टाइम मिलने लगा और प्रोडक्ट मिलने लगा जिससे नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके नई नई चीज़ें बना सकें. आप देख सकते हैं वुमेन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट्स, किस तरीके से हैंडमेड ये पॉट बना रही है मिट्टी से. मेंबर विथ सच स्पेशल स्किल्स वर गिवन वर्क based on those skills. Thus arose craft like making earthen pots, beads, etc. It is believed that in the New Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. अब ऐसे लोग जिनके अंदर स्पेशल स्किल्स थी, इन लोगों को वैसे ही काम दिए जाते थे जो जहाँ पे इनकी स्किल यूज़ हो. तो बहुत सारे क्राफ्ट सामने आए, नए नए क्राफ्ट सामने आने लगे, जैसे अर्दन पॉट्स बनाना, बीड्स बनाना. और ये माना जाता है कि न्यू स्टोन एज की जो औरतें थी, ये लोग अर्दन पॉट्स बनाते थे और दूसरे अर्दन ऑब्जेक्ट्स, अर्दन पॉट्स, अर्दन ऑब्जेक्ट मतलब मिट्टी से बने हुए, दूसरे मिट्टी से बने हुए चीज़ें भी बनाते थे हाथ से. नाउ कमिंग टू कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन. अब देखते हैं कि साथ में कोऑपरेट करके किस तरीके से कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हुई. द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड. They needed skilled craftsmen for tasks like making agricultural implements and repairing them. अब जो फार्मर्स थे गांव में, ये लोग बहुत खाना उगाते थे, मतलब इनके पास सरप्लस रहता था, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना ये वहाँ पे उगा ले रहे थे. और अब उन्हें ज़रूरत थी क्राफ्टमैन की, जो उनका काम करे, जो उन्हें एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स ज़रूरत है वो बना के दे, उन्हें रिपेयर करके दे. Such craftsmen were paid in the form of food, grain और other articles. तो उस समय एक सिस्टम चलता था जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, कि सामान के बदले सामान दिया जाता था. तो यहाँ पे वैसे हम कुछ बार्टर सिस्टम से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, कि जब भी कोई क्राफ्टमैन आके फार्मर का कोई काम करके जाता था, तो फार्मर उसके बदले उसको फूड ग्रेन दे दिया करता था. The craftsmen needed to obtain their raw material from long distance. The price of this raw material was also paid in the form of food grain article. अब ये जो क्राफ्टमैन थे, इन्हें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती थी जिससे ये अपनी चीज़ें बनाया करते थे, और वो ये बहुत दूर से लेकर आया करते थे. तो ये जो रॉ मटेरियल वो लेकर आते थे, उस रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए इनके पास जो फूड ग्रेन रहता था, जो फार्मर से मिलता था, उससे ये दे दिया करते थे. Thus, the barter system of buying and selling was established. The barter system also began to be used when there was a need to obtain raw material, finished object, other articles of daily use, etc. from other places. तो इसीलिए बार्टर सिस्टम फिर आगे आया, जहाँ पे खरीदना और बेचना सब सामान से होने लगा. उस समय पैसा नहीं चलता था.
और बार्टर सिस्टम हर चीज़ में यूज़ होने लगा। आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, आपको फिनिश प्रोडक्ट ख़रीदना है, आपको रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ ख़रीदनी है, हर जगह आप एक सामान दो, आप एक सामान लो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने घर की गाय दे दो या घर का कोई भी सामान दे दो। Salt is an essential item. Most of the village settlements needed to obtain it from faraway places. Salt traders also traded articles they receive in exchange of salt. अब सॉल्ट तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, कोई खाना सॉल्ट के बिना नहीं बनता। और जितने भी गांव के लोग थे उन्हें दूर दूर से सॉल्ट लेकर आना पड़ता था। तो ये सॉल्ट बेचने का जो काम करते थे, ये भी क्या क्या करते थे कि सॉल्ट के एक्सचेंज में कुछ चीज़ें दिया करते थे और वहाँ से सॉल्ट खरीद के लाया करते थे। द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। और ये सॉल्ट की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह में बेचने का काम, इससे ये न्यू स्टोन एज में इसने ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दी। The village community made rules for mutual cooperation in order to keep this system of trade and distribution of resources running smoothly. अब ये जो विलेज सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, एक एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई। The village community made rules for mutual cooperation in order to keep this system of trade and distribution of resources running smoothly. People responsible for the implementation of these rules became the chiefs of village settlement. अब ये जो विलेज सेटलमेंट हो गया था, वहाँ पे एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स बनाए गए ताकि सब साथ में कोऑपरेट करके रह सके, ट्रेडिंग भी चल सके वहाँ पे, और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सबके बीच वो स्मूथली बढ़ सके और सब अपना काम कर सके। और वो लोग जो इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते थे, इन रूल्स को लागू कराने का काम करते थे, उन्हें चीफ बना दिया गया ऑफ विलेज सेटलमेंट्स। द चीफ वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। दिस इज़ हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इन टू बीइंग। अब ये जो चीफ थे, माना जाता था कि ये लोग, इनको ड्यूटी दी जाती थी कि ये लोग इस गांव की सुरक्षा का भी काम करेंगे। और इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सामने आया जहाँ पे जो भी पावर में है, जिसे और कैसे पावर में है, लोगों ने पावर दी है, तो ये जो भी लोग पावर में हैं उनका काम है कि रूल्स को इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों को प्रोटेक्टेड रखें। Evidence of protective walls and moats around the village settlements of the New Stone Age has been found in excavations. These walls were built to protect the village settlement from floods, wild animals, and outsiders who stole the village cattle. अब बहुत सारे प्रोटेक्टिव वॉल्स के एविडेंस मिले हैं, मोट्स के एविडेंस मिले हैं न्यू स्टोन एज में। एक्सकेवेशन के थ्रू जब खुदाई की गई तो अंदर से ये चीज़ें निकली, तो उससे ये समझ में आया कि किस तरीके से गांव वहाँ पे बसे रहते थे, लोग किस तरीके से रहते थे। अब ये जो वॉल्स के टुकड़े मिले हैं, दीवारों के टुकड़े मिले हैं, इन्हें यूज़ किया जाता था गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए बाढ़ से, जंगली जानवरों से या बाहर के किसी भी लोगों से। Now coming to structure of houses. The houses at the beginning of the new stone age were made of wattle and daub. The walls were screens woven from sticks or bamboo plastered with mud or cow dung. अब जो स्टोन एज स्टार्ट ही हुआ था, उस समय का समय था, उस समय जो हाउसेस थे वो वेटल और डॉब्स से बनाए जाते थे। उसके बाद उनके ऊपर लकड़ियाँ या बैम्बू स्टिक वगैरह लगाए जाते थे और उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी या काव डंग, गोबर उसके ऊपर लगाया जाता था और इस तरीके से हट्स बनाए जाते थे। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। द विलेज सेटलमेंट्स बिकेम परमानेंट एंड एक्सपेंडेड। धीरे धीरे गांव के जो लोग हैं, गांव की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इसलिए बढ़ती गई क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल था और जितने भी बच्चे होते थे सब जीने लगे, जी जाते थे क्योंकि उतना खाना उनको मिल जाता था। और अब क्या हुआ कि अब ये गांव में बसने का जो सिस्टम था ये कम्प्लीटली परमानेंट हो गया और धीरे धीरे हर जगह ये फैलता गया, हर जगह ऐसा ही होने लगा। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू बिल्ड quadrangle houses of sun-dried bricks. Some houses appear to have had
more than one room. The houses were built very close to each other. और थोड़े टाइम बाद जब लोग गांव में रहने लगे तो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, और फिर थोड़े टाइम बाद क्वाड्रेंगल हाउसेस वहाँ लोगों ने गांव में बनाने चालू किए, जो सूखी हुई ब्रिक्स से बने हुए, ईंटों से बने हुए होते थे। और कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ एक से ज़्यादा कमरे होते थे, और हर घर को एक दूसरे के बहुत आस पास वहाँ बनाया जाता था। आप देख सकते हैं क्वाड्रेंगल हाउस किस तरीके से रहता था। Regional differences are seen in the styles of constructing houses depending on the local climate. और आप जो अलग अलग हाउसेस का कंस्ट्रक्शन देखोगे या अलग अलग आप विलेजेस में देखोगे हाउसेस जो कंस्ट्रक्ट हुए थे, तो आपको समझ आएगा कि हर रीजन में पहले या दूसरे वाले से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हर जगह लोग अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से घर बनाया करते थे। और साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेट भी डिपेंड करता था। सपोज़ ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग वहाँ पे मिट्टी वगैरह के घर प्रेफर करते थे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे लोग अपने घर को ज़्यादा कवर्ड रखते थे। तो इस तरीके से क्लाइमेट पे भी ये कम्प्लीटली डिपेंड करता था। नाउ कमिंग टू विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली. It appears from the plants of the houses and the village settlements that people staying there belong to a single clan. अगर घर को देखा जाए वहाँ के, मतलब किसी भी एक गांव के बहुत सारे घर को देखा जाए और लोग किस तरीके से रहते थे, उनकी चीज़ें देखी जाए, तो समझ आएगा कि ये लोग एक ही क्लैन के थे। मतलब एक ही, हम कह सकते हैं, ग्रुप के थे, या एक ही क्लैन था जिससे ये बिलोंग करते थे। इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। द एंटायर विलेज सेटलमेंट वॉज एन एक्सटेंडेड फैमिली. पीपल लिविंग इन वन हाउस वर क्लोज रिलेशंस, बट दे वर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली. अब किसी भी एक गाँव को देखा जाए तो ये समझ आता था कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग रह रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हर कोई एक ही क्लैन को बिलोंग करता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन है, या एक ही फैमिली है जो धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि इतने सारे घर यहाँ पे आके बस गए. A dead person was buried either in the house or in the courtyard. Perhaps the idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after death. Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. अब किसी की भी डेथ हो जाती थी तो या तो घर में ही उसे दफना दिया जाता था, या फिर घर के आंगन में उसे दफना दिया जाता था. उस समय के लोगों का ये मानना था कि किसी के मरने के बाद भी उसका अपने फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो नहीं टूटना चाहिए, और इसीलिए फैमिली उन्हें घर या अपने आंगन में दफनाया करती थी. और बॉडी के साथ बहुत सारे आर्टिकल्स होते थे जिसके साथ डेड बॉडी को दफनाया जाता था. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.